नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेक्शन नंबर 8 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जहां पर बताया गया था कि कॉन्स्पिरेसी को किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। तो तीन बातें थी, कुछ भी कहा गया, कुछ भी किया गया, कुछ भी लिखा गया। कॉन्स्पिरेटर्स में से किसी ने भी किया ये सब कुछ तो वो हर एक दूसरे के अगेंस्ट प्रूव होगा, और ये बातें कही गई, की गई और लिखी गई रिलेवेंट होती हैं। सेक्शन 8 में डिटेल्ड बातें आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन इस सेक्शन के अंदर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज हुई है, और वो फ्रेज है ये कि वो जो कुछ कहा गया, जो कुछ किया गया, जो कुछ लिखा गया, वो कब किया गया था, कब कहा गया था, कब लिखा गया था, ये इंपॉर्टेंट था। ब्रीफ मैंने बता दिया था। आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, और मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूं कि 90% लोगों को ये बातें नहीं पता हैं। आज आप ध्यान से सुनिए तो बहुत अच्छे से समझेंगे। और वो पॉइंट ये है कि ये कब कही गई बातें, एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन और एनीथिंग रिटन, कब? After the time when such intention means the common intention, after the time when common intention was first entertained by any one of them, जो लोग कॉन्स्पिरेसी में थे उनमें से किसी के भी मन में सबसे पहली बार जब इस कॉमन इंटेंशन के बारे में बात आई, उस समय से लेकर और जब तक ये कॉमन इंटेंशन टर्मिनेट हुई, तब तक किसी ने भी कुछ भी कहा, कुछ भी किया, कुछ भी लिखा, वो सब सुसंगत होगा एक दूसरे के अगेंस्ट। देखिए, एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। एक डेट आप नोट करिए जरा। जितनी भी डेट मैं यहां पर लिखूंगा उनको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, याद रखने की इंटेंशन से सुनेंगे। देखिए, लॉ में अटेंटिवली सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अच्छे लिसनर हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। नोट कि आप कितना अच्छा बोल तो लेंगे कोई बात नहीं, बट पहले सुने तो सही कि हमें बोलना किस पॉइंट पर है। तो डेट्स आप याद रखिएगा यहां पर। 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 को एक व्यक्ति है ए, और ये एक टेररिस्ट है। समझो हिजबुल मुजाहिदीन का कोई टेररिस्ट है, सरगना है। इसने इंडिया के अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ही स्टार्टेड वेजिंग वार। इसने अकेले ने, कितने लोग हैं? अकेला है, इंपॉर्टेंट बात, अकेला है। इसने स्टार्ट कर दिया इंडिया के अगेंस्ट युद्ध, और ऐसा करने के लिए इसने जनवरी 1, 2010 से लेकर आगे जितने भी दिन जब जब इसको मौका लगा, लोगों को मारना शुरू कर दिया। जहां मौका लगा बम विस्फोट कर दिए। जो ये कर सकता था, लोगों को भड़काया तो भड़का दिया। ये सब कुछ इसने किया, बट अकेले ने किया। लेकिन इसके 4 महीने बाद एक डेट आती है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, फूल डे। 1 अप्रैल को इस व्यक्ति को एक बी मिलता है, ये दूसरा व्यक्ति है, और ये ज्वाइन कर जाता है ए को, और कहता है कि भाई मैं भी आपके साथ इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूं। तो ए कहता है मोस्ट वेलकम, आइए, हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है। देन 1 अप्रैल 2010 को ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया टू डू एन इलीगल एक्ट, टू डू एन ऑफेंस। एक अपराध करने की सहमति दोनों के बीच में हो गई। इट मींस ए और बी के बीच में कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। यह षड्यंत्र 1 जनवरी 2010 को मौजूद नहीं था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा डेट पर आप कंसंट्रेट करिए। इसके बाद 1 अगस्त 2010 को एक तीसरा व्यक्ति इनको मिलता है, और वो तीसरा व्यक्ति भी कहता है ए को कि भाई मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल होना चाहता हूं, मेरी भी इंटेंशन यही है कि मुझे भी इंडिया के अगेंस्ट युद्ध छेड़ना है।
अब इस जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी 1 अप्रैल 2010 से 1 अगस्त को एक नया आदमी इस कॉन्स्पिरेसी में एंटर हो गया, लेकिन इसके 2 दिन के बाद बी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब जैसे ही इन्होंने 1 अप्रैल 2010 को ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी की, तो ए और बी ने मिलकर बहुत सारे ऑफेंस किए। 1 अप्रैल से लेकर और 1 अगस्त के बीच में ए और बी ने बहुत सारे लोगों को मारा, कई जगह बम विस्फोट किए, कई जगह लोगों को भड़काया। बहुत सारे ऑफेंसेस इन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त के बीच में किए, दोनों ने किए, ए एंड बी ने। बट इससे 1 अप्रैल से पहले पहले केवल एक ने किए थे। छोटी छोटी बातें हैं, बट आप याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाली है। अब 1 अगस्त के बाद सी तो ज्वाइन कर गया, बट बी फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो बोला भाई मेरे बस की नहीं है अब ये खून खराबा करना, मैं तो छोड़ रहा हूं इस कॉन्स्पिरेसी को। तो मान लीजिए कि ये 2 अगस्त को बी इस कॉन्स्पिरेसी से बाहर निकल गया, इस कॉन्स्पिरेसी को बी छोड़ गया। लेकिन 2 अगस्त के बाद भी, 2 अगस्त 2010 के बाद भी ए और सी ने मिलकर खूब सारे ऑफेंस किए, खूब जगह लोगों को मारा, खूब जगह बम विस्फोट किए। कब? 2 अगस्त 2010 के बाद। अब मान लीजिए 15 अगस्त 2010 को ये लोग दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। कौन कौन अरेस्ट किए? ए, बी एंड सी, तीनों को अरेस्ट कर लिया। और इस ऑफेंस में कि इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट युद्ध छेड़ने की कॉन्स्पिरेसी की थी और युद्ध छेड़ा भी है, तो इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब तीनों के ऊपर आरोप है कॉन्स्पिरेसी का, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखिए एक्चुअल में इनकी कॉमन इंटेंशन कब बनी? कॉमन इंटेंशन बनी 1 अप्रैल 2010 को, जिस दिन कॉन्स्पिरेसी हुई दोनों के बीच में। उससे पहले ए कुछ कर चुका था, 1 अप्रैल 2010 के बाद दोनों ने मिलकर कुछ किया, लेकिन 2 अगस्त 2010 के बाद बी ने कुछ नहीं किया क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी को छोड़ चुका था। अब ये सेक्शन 8 कहती क्या है? अब ये सेक्शन 8 ये कहती है, ये जो लाइन मैंने आपको पढ़ाई, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम, इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति ने सबसे पहले ये कॉन्स्पिरेसी, ये इंटेंशन की इंडिया के अगेंस्ट हमें युद्ध छेड़ना है, सबसे पहले जिस अकेले व्यक्ति ने धारण की थी जिस डेट पर, वो डेट है 1 जनवरी 2010, चाहे उस दिन कॉन्स्पिरेसी थी भी नहीं। इस दिन के बाद से लेकर और जब तक ये कॉन्स्पिरेसी टर्मिनेट हुई, कब हुई टर्मिनेट? जब इनको अरेस्ट कर लिया गया 15 अगस्त। तो 1 जनवरी 2010 से लेकर 15 अगस्त 2010 तक ए ने कुछ भी किया, कुछ भी बोला, कुछ भी लिखा with reference to this conspiracy, बी ने कुछ भी किया, कुछ भी लिखा, कुछ भी कहा with reference to this conspiracy, सी ने कुछ भी किया, कुछ भी लिखा, कुछ भी कहा with reference to this conspiracy। और बी के छोड़ने के बावजूद भी ए ने एंड सी ने कुछ भी किया with reference to this conspiracy waging war against India। ये सब कुछ इन तीनों के अगेंस्ट रेलेवेंट होंगी। बी ये नहीं कह सकता कि ए ने 1 अप्रैल 2010 से पहले पहले जो कुछ किया था उसमें तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, ये सेक्शन यही कहती है कि अगर कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कुछ भी कहा गया था, कॉन्स्पिरेसी होने से पहले कुछ भी किया गया था और जब तक कॉन्स्पिरेसी टर्मिनेट हुई, कुछ भी कहा, कुछ भी किया, कुछ भी लिखा, सब कुछ रेलेवेंट होगा और हर एक दूसरे के अगेंस्ट रेलेवेंट होगा। इट मींस देखिए भैया, ये वाली सेक्शन कॉन्स्पिरेसी के लिए बताती है कि क्या क्या रेलेवेंट होगा, बट कॉन्स्पिरेसी के डेफिनेशन से भी आगे निकल गई है। तो
कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन तो ये कहती है कि कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस उस दिन से शुरू होगा जब दो या दो से अधिक लोग किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए एग्री होंगे, अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होंगे। और वो सहमति हुई 1 अप्रैल 2010 को। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो अगर कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे, आप सजा की बात करेंगे, ऑफेंस की बात करेंगे, तो 1 अप्रैल 2010 से कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस शुरू हुआ था। लेकिन जब रेलेवेंसी की बात करेंगे कि कौन से फैक्ट इस कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट होंगे, तो वो इस कॉन्स्पिरेसी से पहले के भी हो सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अब यहां पर बी कह सकता है कि मैंने तो 2 अगस्त को ये कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी थी, तो अब 2 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त के बीच में जितने भी लोगों की डेथ की गई ए और सी के द्वारा, जितने भी बम विस्फोट किए गए ए और सी के द्वारा, उसके लिए मैं क्यों लायबल हूंगा? वो सब मेरे अगेंस्ट क्यों पढ़ा जाएगा? वो इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि भैया सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा कहती है। और ये ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ऐसा इलस्ट्रेशन में लिखा गया है। देख लीजिए इलस्ट्रेशन क्या कहता है। देखिए इलस्ट्रेशन कहता है रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज joined in a conspiracy to wage war against the state। इस बात को विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, युक्ति युक्त आधार हैं कि ए ने, एक एक्यूज है जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, ए ने एक कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन किया था, और ऐसी कॉन्स्पिरेसी जो अगेंस्ट स्टेट थी युद्ध शुरू करने। अब कौन कौन से फैक्ट्स, द फैक्ट्स, अब देखिए फैक्ट और तथ्य की बात जब जब आएगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने मेरी फैक्ट वाली डेफिनेशन की, फैक्ट की डेफिनेशन की वीडियो देखी। तो वहां पर लिखा गया था एनीथिंग, कुछ भी होगा वो फैक्ट हो सकता है। एनी स्टेट ऑफ थिंग, उन वस्तुओं की अवस्था, स्थिति, वो सुसंग वो तथ्य हो सकती है। वो मैंने कुल्हाड़ी वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था। रिलेशन ऑफ थिंग्स, दो वस्तुओं का आपस में रिलेशन, वो भी तथ्य हो सकता है। किस तरीके से हो सकते हैं उनको भी मैं आगे टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो उन्होंने कहा द फैक्ट, ऐसा तथ्य, दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप। बी ने क्या किया? बी ने क्या किया? आर्म्स, हथियार इकट्ठे किए थे, कहां पर? यूरोप में। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। इस कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए बी ने यूरोप में हथियार इकट्ठे किए थे। ये एक फैक्ट है, ये परचेजिंग एक फैक्ट है। सी कलेक्टेड मनी इन कोलकाता फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट। इसी पर्पज के लिए, इसी कॉन्स्पिरेसी के लिए सी ने कलकत्ता में मनी इकट्ठा किया था, पैसा इकट्ठा किया था इसी कॉन्स्पिरेसी के लिए। डी persuaded persons to join the conspiracy in मुंबई। अगला पर्सन है डी, उसने मुंबई में लोगों को उकसाया, लोगों को कान भरे उनके, उनको भड़काया कि आप इस कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करो। ई पब्लिश्ड राइटिंग एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट आगरा। अगला व्यक्ति है पांचवा ई, इसने आगरा में एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया किसी न्यूज़पेपर में, और इस कॉन्स्पिरेसी की एडवोकेसी कर रहा है, इसको अपना जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। एंड एफ, छठा व्यक्ति, ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट सिंगापुर द मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट कोलकाता। एफ ने क्या किया? जी के पास एक अगला व्यक्ति है, सातवां जी, जो सिंगापुर में बैठा है, उसको वो मनी भेज दिया जो सी ने कलकत्ता में कलेक्ट किया था। वो मनी जी के पास भेज दिया जो सिंगापुर में बैठा है। एंड द कंटेंट्स ऑफ अ लेटर रिटन बाय एच
giving an account of the conspiracy are each relevant. जितनी भी बातें यहां तक कि बी ने जो किया, सी ने पैसा कलेक्ट किया, डी ने जो कुछ किया, ई ने जो किया, एफ ने जो किया, और जो लेटर लिखा, जो आर्टिकल पब्लिश किया, वो सब कुछ यहां पर रेलेवेंट होगा। अब यहां से आगे बताता है इलस्ट्रेशन किस बात के लिए रेलेवेंट होगा। बोथ, दोनों बातों के लिए रेलेवेंट होगा। टू प्रूव करने के लिए, प्राइमा फेसाई बिलीव कराने के लिए नहीं, प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए। क्या साबित करने के लिए? द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, कि षड्यंत्र एग्जिस्टेंस में था, षड्यंत्र का अस्तित्व था, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी। ये बात प्रूव करने के लिए हर एक चीज रेलेवेंट होगी। इस सेक्शन में सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट। दूसरी बात क्या? एंड टू प्रूव इज कॉम्प्लिसिटी इन इट। दूसरा, ए का जो अपराध है उसको प्रूव करने के लिए कि ए इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, ऐसा प्रूव करने के लिए ये सारी बातें जो ऊपर कही गई रेलेवेंट होंगी। ऑल्दो, अब देखिए यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं अब कि क्या क्या हुआ हो। ऑल्दो, यद्यपि, ही मे हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, हो सकता है कि ए इनको जानता ही ना, इग्नोरेंट हो। एंड ऑल्दो द पर्सन्स बाय हुम दे वर डन वर स्ट्रेंजर टू हिम, यहां पर जो दे वर्ड है ये वो फैक्ट्स जो बी ने किया, जो सी ने किया, डी ने किया, ई ने किया, एफ ने किया, एच ने किया, ये सारे फैक्ट वर स्ट्रेंजर्स टू हिम। हो सकता है कि ए को ये बात पता ही ना हो कि बी ने क्या किया, सी ने क्या किया, डी ने क्या किया। एंड ऑल्दो, ये है इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। एंड ऑल्दो दे मे हैव टेकन प्लेस, दे मीन्स ये सभी फैक्ट, मे हैव टेकन प्लेस मीन्स हुए हों बिफोर ही जॉइंड द कॉन्स्पिरेसी, ए के कॉन्स्पिरेसी के ज्वाइन करने से पहले हुए हो चाहे तो ये, या फिर आफ्टर ही लेफ्ट इट, चाहे ए के कॉन्स्पिरेसी को छोड़ने के बाद हुए हो, इवन देन ये ए के अगेंस्ट साबित होंगे। इवन ए ही नहीं, बी सी डी ई एफ एच जी सब के अगेंस्ट ये फैक्ट रेलेवेंट होंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था मेरे एग्जांपल में कि वो 1 अप्रैल 2010 को एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी हुई थी, बट 1 जनवरी 2010 से ए ने जो काम शुरू कर दिए थे वो सारे काम भी ये बी के अगेंस्ट रेलेवेंट होंगे। और जब 2 अगस्त 2010 को बी ने ये कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी थी, उसके बाद 2 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में ए और सी ने जितने भी मर्डर किए वो सब मर्डर इस बी के अगेंस्ट भी रेलेवेंट होंगे, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी थी। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये मीनिंग आप समझ गए होंगे कि कब कही हुई बातें, कब की गई बातें, कब लिखी गई बातें सुसंगत होंगी। आफ्टर द टाइम का मतलब क्या है। आज मैं इतनी ही बातें आपको समझाने के लिए आया था और उम्मीद करता हूं कि आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूंगा कि मान लो कि यहां पर जब ये सारे लोग पकड़े गए, ए बी सी, क्योंकि बी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था और कॉन्स्पिरेसी को छोड़ गया था, तो कहीं ना कहीं इसके जमीर ने जवाब दे दिया था। अब जब ये तीनों पकड़े गए तो ये तैयार हो जाता है कि मैं अप्रूवर बन जाऊंगा और मैं गवाही दे सकता हूं कि ए बी और मैंने क्या क्या किया था, जो फिर इनके ए के और बी के और सी के अगेंस्ट पढ़ा जा सकता है। आप देखेंगे सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर अब बात करें तो 138 BSA, जहां पर कहा गया कि जो अकम्प्लिस है, सह अपराधी है, उसकी जो टेस्टिमनी है अगर कोरोबोरेटेड है तो उसके आधार पर कन्विक्शन की जा सकती है। तो क्या अब जो पकड़े जाने के बाद बी यहां पर कन्फेस करेगा
क्या वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट होगा, या ये कन्फेशन है उसका और ये मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है तो उस तरीके से रेलेवेंट होगा? इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों। अगर वीडियो, ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत डिटेल में वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।